दोस्तों, आज हम शिक्षकों सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दाता के शिक्षक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पहला होता है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। छात्र के समक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के कारण छात्र का अधिगम स्तर न्यूनतम हो जाता है तथा छात्र का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नहीं लगता। इस स्थिति में शिक्षक को उन सभी कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए जो कि छात्रों के अधिगम स्तर को न्यून बनाते हैं। इसके साथ साथ उन साधनों पर भी विचार करना चाहिए जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाते हैं। जब शिक्षक द्वारा इन दोनों तथ्यों पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा तब उसकी भूमिका एक सुविधादाता के रूप में हो सकेगी। इस प्रकार की स्थिति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि शिक्षक को हर छात्र का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र का मन क्लास में लगे। क्लास में जो टीचर डेफिनेशन कर रहा है उस पर लगे। यदि नहीं लगता है तो टीचर्स को चाहिए कि उसका ध्यान आकर्षित करे, विभिन्न अधिगम प्रक्रिया का सहारा ले। अधिगम मतलब स्टूडेंट सीख क्यों नहीं पा रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। और हमें शिक्षण टेक्निक्स का भी सहारा लेना चाहिए। उन साधनों पर भी विचार करना चाहिए जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाते हैं। उसकी भूमिका सुविधादाता के रूप में हो सकेगी। जब वह इसका समाधान कर लेता है तो विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा जाती है और वह सीखने लग जाता है, उसका मन लगने लग जाता है यदि उसका समस्या का समाधान कर देता है शिक्षक को। इसके बाद दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, सामान्य रूप से विद्यालयों में धनाभाव के कारण अनेक गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता, जैसे बिजली, पानी, खेल के उपकरण, शौचालय एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था आदि। इन सभी के अभाव में एक शिक्षक ना तो शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान कर पाता है और ना ही शिक्षार्थी अध्ययन कर पाता है। इस स्थिति में एक शिक्षक सामुदायिक सहयोग प्राप्त करके एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके तथा अनुदान प्राप्त करके विद्यालय में उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है जो कि शिक्षा में गुणवत्ता से संबंधित हैं। इस प्रकार के कार्य शिक्षक का विकास एक सुविधादाता के रूप में या किसी व्यवस्था के सरलकर्ता के रूप में करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है यदि एक गवर्नमेंट टीचर है और उसकी ज़रूरत आर्थिक विद्यालय की आर्थिक कारणों से कोई ज़रूरत है, बिजली, पानी, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही, तो शिक्षक को चाहिए कि वह समाज में संपर्क करे, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे मदद मांगे, उनसे आर्थिक मदद मांगे। जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जैसे पार्षद हो गए, एमएलए हो गए एरिया के, या विधायक हो गए, विधायक और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनसे संपर्क करें। जो गवर्नमेंट में अच्छे पद पर हैं उनसे संपर्क करें कि बच्चों के लिए हमें ज़रूरी सामान उपलब्ध कराना है, बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, नहीं हो पा रही हैं तो वो अपनी मदद करेंगे, उससे अपन सुविधा प्रोवाइड कर सकेंगे विद्यार्थियों को। और तीसरा आता है इसमें निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक बच्चों को गाइडेंस और कंसल्टिंग देता है। समांतर निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया की सुविधा विद्यालयों में पृथक रूप से नहीं होती। विद्यालय के शिक्षक द्वारा ही इस कार्य को संपन्न किया जाता है। जब एक शिक्षक छात्रों की प्रत्येक समस्या का समाधान निर्देश एवं परामर्श के माध्यम से करने में सफल होता है
तथा छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है, तब यह माना जाता है कि शिक्षक द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन एक सुविधादाता के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, वह सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थी से बात करें, परामर्श करें, बातचीत करें। तो जो शिक्षा ग्रहण करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उसके अलावा भी उसकी क्या परेशानी है, उसके बारे में भी वह डिस्कस कर सकता है। यदि उसका मन किसी कारणवश नहीं लग रहा है क्लास में, तो उससे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका क्या दिक्कत आ रही है, कि घर में कोई परेशानी है, या कुछ डिस्कस करके उसकी समस्या का समाधान कर सकता है, जिससे कि उसका मन कक्षा में लग सके और उसको दिशा भी दे सकता है, एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। परामर्श के माध्यम से निर्देश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला पॉइंट है चौथा, कक्षा कक्ष समायोजन, क्लासरूम एडजस्टमेंट। कक्षा कक्ष में एक छात्र का प्रारंभिक स्थिति में समायोजन कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ तथ्य अपरिचित होते हैं। यदि छात्र कक्षा 1 में प्रवेश कर रहा है, तो उसके लिए सभी कुछ नया होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में कुछ तथ्य नवीन होते हैं। दोनों ही स्थितियों में छात्र को समायोजन में कठिनाई होती है। जब एक शिक्षक छात्रों की समायोजन संबंधी कठिनाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करता है तथा उन कारणों को दूर करता है जो कि उस कक्षा कक्ष समायोजन के मार्ग की बाधा बने हुए है, तब यह माना जाता है कि शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, यदि कोई बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में जाता है, तो उसे समायोजन में, क्लास के वातावरण में, नए दोस्तों में, नए टीचरों में घुलने मिलने में थोड़ा दिक्कत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो भी उसकी व्यक्तिगत दिक्कतें हैं, हम उससे परामर्श करके, उसको सांत्वना देके या उसका समाधान करके कि वो किस प्रकार उससे एडजस्ट कर सके, उस चीज़ को फेस कर सके, तो इस प्रकार हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो यह भी हम विद्यार्थियों को सुविधा दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों पांचवा, अधिगम स्तर में सुधार, रिफॉर्म्स इन लर्निंग लेवल। जब एक शिक्षक कक्षा में मात्र शिक्षण कार्य करता है तथा उसको यह पता नहीं होता कि छात्रों का अधिगम स्तर किस रूप में है, तब उसे एक सुविधादाता के रूप में नहीं माना जा सकता। जब वहीं शिक्षक प्रत्येक छात्र के अधिगम स्तर की जांच करता है, न्यून अधिगम स्तर वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है, पृथक से शिक्षण कार्य करता है तथा उन सभी उपायों को करता है जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति शिक्षक के सुविधाजनक के रूप में विकसित होने की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, जैसे कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाने आता है, सबसे पहले वो उसके पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए उनसे कुछ नॉर्मली प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न पूछने से उनके अधिगम, छात्रों के अलग अलग अधिगम स्तर का ज्ञान हो जाता है। जैसे कुछ छात्र उसी विषय में तेज रहते हैं, कुछ छात्र उसी विषय में थोड़े कमज़ोर रहते हैं, कम जानकारी रखते हैं, कुछ छात्र अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हमें जो ज़्यादा जानते हैं उनके लिए अलग अधिगम स्तर से पढ़ाना चाहिए, और जो छात्र कम जानते हैं उनके लिए हमें पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, नए टेक्निक्स या शिक्षा विधियाँ अपनानी चाहिए जिससे उनका अधिगम स्तर तेज हो जाए। वो इस प्रकार हम छात्रों की मदद कर सकते हैं। छठवां, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, रिमेडियल टीचिंग सिस्टम। शिक्षक द्वारा जब छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है तथा सक्रियता एवं पूर्ण मनोयोग से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को उच्च बनाया जाता है, तब यह माना जाता है कि शिक्षण का विकास सुविधादाता के रूप में हो चुका है।
जब शिक्षक इस सभी व्यवस्थाओं में कोई रुचि नहीं लेता तब शिक्षक का विकास सुविधादाता के रूप में नहीं माना जाता। अर्थात दोस्तों, जब छात्रों के अधिगम स्तर को उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए जब शिक्षक द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है, हर प्रकार के विद्यार्थियों को हर प्रकार की टीचिंग मेथड्स का ज्ञान कराया जाता है, टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाता है, रुचि अनुसार पढ़ाया जाता है, तब छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मनोवैज्ञानिक, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए सब उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पूर्ण मनोयोग से पढ़ाता है जब शिक्षक, तब उसे सुविधादाता के रूप में पहचाना जाता है। उसके बाद है 7वां विषयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। विद्यालय में छात्रों के समक्ष विषयों के चयन की समस्या उत्पन्न होती है। जब छात्र शिक्षक के पास इस समस्या को लेकर जाता है तो शिक्षक छात्र की योग्यता एवं रुचि का परीक्षण करता है तथा उसको विषयों के चुनाव के लिए निर्देशन प्रदान करता है। इस प्रकार की स्थिति शिक्षक को सुविधादाता के रूप में विकसित करती है। जब शिक्षक छात्र को किसी प्रकार के सुझाव देने से मना कर देता है तो यह माना जाता है कि उसका विकास एक सुविधादाता के रूप में नहीं हुआ। जैसे जब कोई विद्यार्थी अपने टीचर के पास जाता है कि टीचर हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे जब विद्यार्थी का 10th से 11th में जाता है उस समय उसको सब्जेक्ट चयन करने के लिए बहुत उनको पता नहीं रहता, उनको बहुत उम्मीदें रहती हैं। वो अपने शिक्षक से पूछते हैं क्या मैं इस फील्ड में जाऊँ, क्या मैं कॉमर्स लूँ, मैथ्स लूँ, आर्ट्स लूँ। तो हम उनको पढ़ाते हुए उनके नॉलेज को उनको हम भाप लेते हैं कि किस क्षेत्र में जाएगा तो ये अच्छा कर सकता है। तो हमें जब छात्र हमारे पास आता है तो हमें छात्र की योग्यता और उसकी रुचि किस क्षेत्र में है उसको समझना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि तुम किस विषयों का चुनाव करो तो बेहतर होगा और अच्छा कर सकते हो। तो उनको निर्देशन एक नई दिशा दे सकते हो। इस प्रकार के शिक्षक भी सुविधादाता के रूप में जाने जाते हैं जो छात्रों की मदद उनको विषय चुनाव के लिए उनकी मदद कर सकें। 8वां है अधिगम गतिविधियों के लर्निंग एक्टिविटीज़। एक शिक्षक छात्रों का शिक्षण करता है परंतु उसको सफलता तभी मिलती है जब वह छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए छात्रों की रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुसार अधिगम गतिविधियों का निर्माण करता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों की रुचि खेल एवं कहानियों में होती है। शिक्षक द्वारा खेल एवं कहानियों के माध्यम से अधिगम कराया जाता है तथा जो अधिगम छात्रों को कठिन लगता था तथा उसमें उसका अधिगम स्तर न्यून होता था, अब उन छात्रों की अधिगम गतिविधियों में रुचि उत्पन्न हो जाती है तथा छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था छात्रों के लिए सरल एवं उपयोगी बन जाती है तथा उसमें शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है। दोस्तों, जब शिक्षक और विद्यार्थी जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उनको यदि अपन व्याख्यान मेथड से अपन पढ़ा रहे हैं तो उनको रुचि नहीं रहती, उनका ध्यान टीवी में जैसे कहानियाँ वगैरह कहानी देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं तो उनको उसमें रुचि रहती है। तो सिखाने के लिए अपन कहानियों का प्रयोग करें, खेल का प्रयोग करें, खेल में सीखना उनको खेल में वो वही चीज़ रोचक लगती है जो हम व्याख्यान विधि से वही चीज़ पढ़ाते हैं तो उनको वो बोल लगती है। पर जैसे ही हम खेल में उन चीज़ों को सिखाने लगते हैं तो वो उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं या रुचि से सीखते हैं उसी चीज़ को। तो हमें इस प्रकार भी बच्चों का अधिगम स्तर उच्च बनाया जा सकता है, अर्थात उसी चीज़ में हम उसको निखार सकते हैं किसी दूसरी शिक्षण विधि से। कहानियों के द्वारा कहानियाँ सुनने का बहुत शौक रहता है बच्चों को और बड़े चाव से कहानियाँ सुनते हैं, तो हम उनको कहानी द्वारा भी
सिखा सकते हैं। इस प्रकार के जो टीचर शिक्षण अधिगम करता है उसे भी सुविधादाता के रूप में जाना जाता है। 9वां, मूल्यांकन व्यवस्था, एवैल्यूएशन सिस्टम। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि छात्रों को परीक्षा के कारण बुखार हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, अरे बाप रे, तथा भय उत्पन्न हो जाता है। एक सुविधादाता शिक्षक इस प्रकार के छात्रों के लिए परीक्षा के स्थान पर सतत मूल्यांकन की व्यवस्था करता है तथा वह छात्रों को यह पता भी नहीं लगने देता कि उसका मूल्यांकन हो रहा है। वह छात्रों का मूल्यांकन विकासात्मक प्रश्नों के साथ कर लेता है। इस प्रकार का शिक्षक एक ओर तो छात्रों के मूल्यांकन को भी करता है तथा दूसरी ओर छात्रों से परीक्षा के भय एवं कठिनता को निकाल देता है। ऐसे शिक्षक को सुविधादाता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे देखिए बच्चों, जिस प्रकार जैसे ही परीक्षा का एग्जामिनेशन का समय आता है, टाइम आता है, तो हम टेंशन लेने लगते हैं कि पेपर आ गए हैं, क्या करें। पर शिक्षक उस चीज़ को समझकर आपका मूल्यांकन भी कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। खेल खेल में वो आपसे प्रश्न पूछकर आपको आपके सवाल प्रश्नों का उत्तर भी ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए। सतत मूल्यांकन की व्यवस्था करता है, छात्रों को यह पता भी नहीं लगने देता कि उनका मूल्यांकन हो रहा है। इस प्रकार शिक्षक को, जैसे क्लास टेस्ट होते हैं, ये उनका मूल्यांकन है, तो उस परीक्षा टाइप नहीं लेना चाहिए, वो नॉर्मली अपने को पूछना चाहिए। उसमें बच्चे इंटरेस्ट से बताते हैं, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। और अपन शिक्षक करता भी रहता है कि इसमें ये योग्यता है, इसमें ये योग्यता है, छात्रों को पता भी नहीं लग पाता। वो ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है जिससे छात्र सीख भी लेता है और उनको पता भी नहीं चलता और उनकी चिंता का समाधान भी हो जाता है कि मैंने तो यह कर लिया है और परीक्षा में आएगा तो मैं उसको फेस कर लूँगा। दोस्तों, अब अगला है 10वां, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉब्लम। यदि एक शिक्षक यह समझता है कि उसका दायित्व शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना है एवं उसका व्यक्तिगत समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, तब यह माना जाता है शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में नहीं है। जब वही शिक्षक छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान करता है, तब उसकी भूमिका सुविधादाता के रूप में मानी जाती है। जैसे एक छात्र को पेंसिल एवं रबड़ उपलब्ध कराना, उसके लिए कपड़े बनवाना, बैग की व्यवस्था करना तथा उसको गृह कार्य के लिए घर में उचित समय उपलब्ध कराना आदि, ये सभी कार्य शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार से किए जाने चाहिए जिससे छात्र की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक समस्याओं का समाधान संभव हो सके। तो इस प्रकार जैसे गुरु और शिष्य हैं, उसको पढ़ने अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या जाती है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका समाधान शिक्षक को करना चाहिए। जैसे यदि विद्यार्थी के घर में दुकान है और वो घर में पढ़ने का समय नहीं, तो उनके समय नहीं दे पाता, गृह कार्य करने का समय नहीं दे, तो हमें उनके पेरेंट्स के से डिस्कशन करना चाहिए कि आप उसको वह समय प्रदान करें पढ़ने लिखने के लिए। या किसी चीज़ में संकोच लगता है माँ बाप से बोलने में, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि वह उनकी समस्या सॉल्व हो और वो कर सके। जैसे कई बच्चे अपने मन की बात बोलने में संकोच करते हैं घर में या टीचर को, तो आप उनसे व्यक्तिगत दोस्त के नाते भी बात कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वां पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, को सर्कुलर एक्टिविटी। समान रूप से जब एक शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाता है, तब उसको प्रत्येक छात्र की रुचि एवं योग्यता के अनुसार इन क्रियाओं के चयन का अवसर देना चाहिए।
अभिभावकों के नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। इसके साथ साथ छात्रों को भी पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं में भाग लेने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति छात्रों के लिए पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं को सरल एवं रुचिपूर्ण बना देगी तथा शिक्षक का विकास एक सुविधादाता के रूप में करेगी। दोस्तों, जैसे हमें अपनी इच्छाओं को, इसमें ये बताया गया है, हमें अपनी इच्छाओं को, पेरेंट्स को अपनी इच्छाओं को बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। जैसे कि वो एक निश्चित फील्ड में जाए, हमें उसकी रुचि और योग्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस विषय को कितना अच्छे ढंग से कर सकता है। उस हिसाब से हमें उसको उस विषय में लगाना चाहिए। जैसे यदि पेरेंट्स उसको किसी चीज़ में दबाव डाल रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि उसकी रुचि और योग्यता, जैसे कोई विद्यार्थी है उसको मैथ्स करने में बहुत अच्छा लगता है पर वो चित्रकला में बहुत कमज़ोर है, तो हमें उसको मैथ्स तो कराना है पर चित्रकला में भी वो अच्छा कर पाए, यह करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों सामाजिक समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। अनेक अवसरों पर छात्र के शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास के मार्ग में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे विद्यालय में हरिजन बालकों के साथ उच्च जाति के छात्र अस्पृश्यता एवं छुआछूत की स्थिति उत्पन्न करते हैं। समाज में भी एक बालक को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है जिससे उसका समायोजन विद्यालय में नहीं हो पाता तथा छात्र को सामाजिक शोषण का सामना करना पड़ता है। एक शिक्षक को समाज एवं विद्यालय में छात्र का समर्थन करना चाहिए एवं सभी को समझना चाहिए कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता एवं नैतिकता के लिए कार्य किया जाए। इस प्रकार की अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान जब शिक्षक द्वारा किया जाता है तो उसकी भूमिका एक सुविधादाता के रूप में मानी जाती है। तो दोस्तों, हमें टीचर को यह चाहिए कि यदि कहीं जातिगत भेदभाव हो रहा है, यदि बच्चे एक हरिजन बच्चे या गरीब बच्चे का मजाक उड़ाते हैं या अमीर बच्चे कुछ ग्रुप बनाकर एक गरीब बच्चे को मजाक उड़ा रहे हैं या गरीब बच्चे ग्रुप बनाकर अमीर बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमें यह जातिवाद या अमीर गरीब के भेद को ख़त्म करना है। उनको यह समझाना है कि बेटा ये पुरानी सब रूढ़िवादी चीज़ें हैं, अंधविश्वास है। उनको और उनके मन में जो कुछ भी भरा हुआ है, दूसरों ने भर दिया है, उनको हमें ज्ञान के द्वारा निकाल देना चाहिए। बेटा ये गलत बात है, इस प्रकार से हम उनको समझा सकते हैं। सामाजिक समस्या का समाधान, तो इस रूप में भी यदि शिक्षक इस प्रकार की क्रिया को भी रोकता है तो उसे सुविधादाता के रूप में जाना जाता है। 13वां है दोस्तों संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। संवेगात्मक स्थिरता के लिए शिक्षक का पूर्ण प्रयास उसको एक सुविधादाता के रूप में विकसित करता है, क्योंकि अनेक छात्र अपनी संवेगात्मक अस्थिरता के कारण विकास धारा से तथा विद्यालय में शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जैसे एक छात्र कक्षा में अपने साथियों से झगड़ा करता है तथा शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। एक समान शिक्षक ऐसे छात्र को दंड देगा या उसको विद्यालय से निकाल देगा, परंतु एक सुविधादाता के रूप में विकसित शिक्षक उसको सामूहिक गतिविधियाँ प्रदान करेगा जिससे उसके द्वारा दूसरों से संवेगों को समझा जाएगा तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सुविधादाता शिक्षक द्वारा संवेगात्मक अस्थिरता वाले छात्र के कार्य एवं व्यवहार के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसका विकास संवेगात्मक स्थिरता वाले छात्रों की भांति करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है संवेगात्मक अस्थिरता। इसमें व्यक्ति क्या रहता है, बच्चा जब बहुत
सेंसिटिव होता है, मानसिक रूप से बहुत वो संवेगों को झेल नहीं पाता, जैसे उसको बहुत क्रोध आता है, वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता, किसी को कोई चीज़ नहीं देता। तो हमें उसको समूह में रखना चाहिए ताकि वह अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीखे, चीज़ को बांटना सीखे या चीज़ को स्वीकार करना सीखे। तो इस प्रकार जैसे 9वीं 10वीं 8वीं के बाद के बालकों को सेक्सुअल मतलब वह उनकी ग्रोथ होती है, किशोर अवस्था में आते हैं, तो उसमें भी उनको कुछ लड़कों को लड़कियों से प्रॉब्लम होती है, लड़कियों को लड़कों से प्रॉब्लम होती है। वो संतुलन नहीं बना पाते, समायोजन नहीं कर पाते। तो समायोजन के लिए भी हमें सहायता करनी चाहिए उनकी। इस प्रकार भी हम इन विद्यार्थियों के इन समस्याओं का समाधान करके भी एक शिक्षक सुविधादाता के रूप में जाना जाता है। चौथा है 14वां है 14 सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। जब एक शिक्षक मात्र छात्र की शैक्षिक उपलब्धि के बारे में ही चिंतन करता है तो उसकी भूमिका को सुविधादाता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। जब वहीं शिक्षक छात्रों की मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास संबंधी व्यवस्था में भी सहयोग देता है तथा इस मार्ग में आने वाली शिक्षक द्वारा छात्रों के विकास में पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। इस मार्ग में आने वाली संपूर्ण बाधाओं को दूर करता है, तब उसे सुविधादाता के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक शिक्षक द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास में पूर्ण मनोयोग से सहयोग करना चाहिए तथा सर्वांगीण विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जब शिक्षक की विचारधारा संकीर्ण रूप में कार्य करती है तब वह छात्रों के साथ संकीर्णतापूर्व व्यवहार करता है तथा मात्र अपनी शैक्षिक औपचारिकताओं को पूर्ण करता है। जब शिक्षक की विचारधारा व्यापक रूप में कार्य करती है तब वह छात्र की प्रत्येक समस्या एवं जीवन संबंधी जटिलता को अपनी समस्या एवं जटिलता समझते हुए उसका समाधान एवं सरलीकरण करता है। इस प्रकार की स्थिति शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में विकसित करती है। वर्तमान समय में शिक्षक की नहीं एक सुविधादाता की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अतः शिक्षक को मात्र शिक्षक बनने की औपचारिकता को पूर्ण नहीं करना चाहिए परंतु उसको अपना विकास एवं सुविधादाता के रूप में करना चाहिए जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्थात शिक्षक को सिर्फ विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि करना नहीं है, अर्थात उनका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी चौतरफा विकास उनका होने में सहयोग प्रदान करना है। उनको सिर्फ एक विषय में श्रेष्ठ नहीं बनाना, उनको सभी विषयों में सामंजस्य करना सिखाना है, समाज में सामंजस्य करना सिखाना है, अपने संवेगों पर सामंजस्य करना सिखाना है। हमें उनका चौतरफा सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ अपने विषय पे परफेक्ट बनाने पर। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एक शिक्षक को सुविधादाता के रूप में आज के समय में आज के समय में शिक्षक को सुविधादाता के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।